Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Gyanganj. Today we are going to discuss about Indian Independence Act. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, लेबर्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जुलाई 1948 तक हम पावर्स का पूरी तरह ट्रांसफ़र कर देंगे इंडियंस को इन इंडिया, है ना। मतलब पूरी तरह से रूल किसका होगा इंडिया के अंदर, खुद इंडियंस का होगा। ये अनाउंसमेंट किया था क्लेमेंट एटली विच वाज देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो उस अनाउंसमेंट में कहीं पे भी पार्टीशन का जिक्र नहीं था, इसीलिए उस अनाउंसमेंट को मुस्लिम लीग ने अपोज़ किया था और उसके सबऑर्डिनेट एक्ट की तरह से आया था। उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के सबऑर्डिनेट एक्ट की तरह आया माउंटबेटन प्लान भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें पार्टीशन का भी प्रोविज़न था और माउंटबेटन प्लान को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया बाय कांग्रेस एंड बाय मुस्लिम लीग एज वेल। ठीक है, और माउंटबेटन में ही ये अपनी आज़ादी की डेट दी हुई थी 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो प्रोविज़न्स थे वो ये थे कि गवर्नर जनरल की पोस्ट फिर से रिवाइव करने वाले थे, रीस्टोर करने वाले थे इन द प्लेस ऑफ वाइस रॉय। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि ये जो वाइस रॉय की पोस्ट है, इट इज़ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। जो फॉरेन मिनिस्टर होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको वाइस रॉय कहा जाता था। मतलब कि अभी भी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर का एक एम्प्लॉय है, एक तरह से ये समझा जा सकता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। तो सुप्रीमेसी वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की झलकती थी। लेकिन यहाँ पे गवर्नर जनरल की जो पोस्ट होती है, गवर्नर जनरल इज़ द टॉप मोस्ट अथॉरिटी, इट इज़ कंसीडर्ड एज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी इन एनी टेरिटरी। इसलिए जब इंडिया आज़ाद होने वाला है तो वाइस रॉय की पोस्ट हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को रिवाइव किया गया। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू दो डोमिनियंस क्रिएट किए गए, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये डोमिनियन स्टेट्स क्या होते हैं? ऐसे स्टेट्स या ऐसी कंट्रीज़ जिसके जो नॉमिनल हेड हैं वो ब्रिटिशर्स के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो रियल हेड हैं, जो रियल पावर है वो इंडियंस के हाथ में हो। ठीक है, ऐसे स्टेटस को बोला जाता है डोमिनियन स्टेटस। तो दो डोमिनियन स्टेटस क्रिएट किए गए। ये तब तक के लिए क्रिएट किए गए थे जब तक कि इन दोनों डोमिनियन स्टेट्स का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता है। ठीक है, टिल देन ये डोमिनियन स्टेट्स बनाए गए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस एक्ट के थ्रू एम्पावर किया गया कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करे और उसको इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, और जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता खुद के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन का, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, इट विल कंटिन्यू टू अप्लाई। ठीक है ना, 1935 तब तक जब तक कि इनका खुद का, इन दोनों डोमिनियन का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार नहीं हो जाता। इसके अलावा इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इस एक्ट के थ्रू फ्रीडम दी कि ये दोनों में से किसी भी डोमिनियन में ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर वो नहीं करना चाहते हैं ज्वाइन तो दे कैन स्टे फ्री, है ना, दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं या दोनों डोमिनियन में से किसी भी एक डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट प्रोविज़न हम पढ़ने जा रहे हैं अभी इस लेक्चर में, क्योंकि प्रोविज़न्स तो कई सारे होते हैं बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आई एम गोइंग टू टीच यू दोज थिंग्स। तो दे अबॉलिश्ड मीन्स ब्रिटिशर्स अबॉलिश्ड थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दी पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS जो हमने पढ़ा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को अबॉलिश किया गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने CA लिखा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यहाँ पे मैंने SOS लिखा मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो these are abbreviation but you have not to use these abbreviation in your exams। ठीक है, इसको फुल फॉर्म में आप हमेशा लिखिए। मैंने यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए इसको लिखा हुआ है। और
दो चीज़ें आप पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है इन 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का उनको काम दिया जाता है, टिल देन पार्टीशन नहीं हुआ था। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के भी मेंबर्स थे, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और जो पाकिस्तान के अब जो पाकिस्तान है उसके भी रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर इन द सिमिलर इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक वर्ड है इंटरिम गवर्नमेंट और एक वर्ड है फर्स्ट कैबिनेट। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट को हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो फर्स्ट कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, यू हैव टू नो अबाउट इट। तो इंटरिम गवर्नमेंट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स टिल वी गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, जब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और हमको आज़ादी मिली, तब तक गवर्नेंस जो जिसके हाथ में था उस पूरी कैबिनेट को बोला जाता था इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके बाद जब पार्टीशन हो गया और हम आज़ाद हो गए, उसके बाद जो कैबिनेट बनी, जो गवर्नेंस करने के लिए जो एक टीम तैयार की गई, उसको फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया बोला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। तो इंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरिम गवर्नमेंट वो फेज़ था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिली थी। उस फेज़ में इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया को गवर्न करने का काम किया करती थी, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बॉडी हमको गवर्न किया करती थी, डिवाइडेड इंडिया को गवर्न किया करती थी, उसको हम फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया बोलते हैं। इस कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्ट्रीज़ थी, जो पोर्टफोलियोज़ थे, वो डिवाइड किए गए। इसको आप को याद करना होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इसके अलावा सरदार पटेल को होम मिनिस्ट्री दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was given food and agriculture ministry. Maulana Azad was the first education minister. John Mathai was the railway minister. R.K. Shanmugam Chetty was finance minister. B.R. Ambedkar was the law minister and Jagjeevan Ram was the labor minister. इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट फ़नी टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। जैसे जगजीवन राम है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि ये थोड़ा सा लेबर टाइप का नाम लगता है, तो ये लेबर मिनिस्ट्री इनको दे दी गई। अम्बेडकर जी का नाम तो आप सभी जानते हैं कि इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर नेम इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये लॉ मिनिस्ट्री इनको दे दी गई। षणमुगम चेट्टी, यू हैव टू रिमेंबर इट, की फाइनेंस मिनिस्ट्री, बिकॉज नाम ऐसा लगता है थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई। जॉन मथाई, रेलवे, बिकॉज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे was done by the ब्रिटिशर्स एंड दे वर क्रिश्चियंस, तो जॉन मथाई को दे दी गई रेलवे मिनिस्ट्री। मौलाना आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई बिकॉज हिज बैकग्राउंड वॉज ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, इसलिए इनको फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे दी गई। होम मिनिस्टर वाज सरदार पटेल। आप जानते हैं कि कई सारे प्रोविंसेस को, कई सारी प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने कलेक्ट किया और इंडियन डोमिनियन में शामिल कराया था, इसलिए इनको होम मिनिस्टर बना दिया गया। तो इन दिस वे यू कैन मेमोराइज ऑल दीज मिनिस्ट्रीज एंड देयर हेड्स। सो होप यू लाइक द वीडियो। और इसके आगे हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये देखेंगे कि ये जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ और उसका पूरा हिस्ट्री हम देखेंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।